बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भी चलो हम शुरू कर रहे हैं अकाउंटिंग शुरू से। पहले ऐसा हम करेंगे कुछ बेसिक टर्म्स अकाउंटिंग की पढ़ लेंगे और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। रादर एक और तरीका भी होता है कि हम पहले जो है ना थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ज़्यादा पढ़े हैं, फिर हम प्रॉपर अकाउंटिंग पे हैं, जिसमें अकाउंटिंग की डेफिनेशन हो गई, फिर हम इस तरह की चीज़ें पढ़ रहे होते हैं। एसेट क्या होता है, उसकी टाइप्स, लाइबिलिटी की टाइप्स। लेकिन हम अभी इसको ऐसे स्टार्ट करेंगे, हम बेसिक कुछ टर्म्स सीख लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम थ्योरी पे आएंगे। तो ऐसा ऐसा थ्योरी साथ साथ चलाते जाएंगे और साथ में ये कॉन्सेप्ट्स भी हम करते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अकाउंटिंग में एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं एसेट। एक टर्म है अकाउंटिंग में जिसको हम कहते हैं भाई एसेट। ठीक है जी। अब ये एसेट क्या होता है, इसको देसी जबान में समझ लो कि एसेट का मतलब क्या है। एसेट का मतलब समझ लो, अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। एसेट का मतलब समझ लो टोटल रिसोर्सेस। एसेट का मतलब है, समझो कि टोटल रिसोर्सेस ये आपके एसेट होते हैं। बिजनेस में जितनी भी रिसोर्सेज है ना, जितनी चीज़ें हैं, वो आपका एसेट है। मिसाल के तौर पर यार ये देखो, ये टीएलएस है ना, यहाँ पे ये प्रोजेक्टर लगा हुआ है, ठीक है। टेबल है, चेयर है, ठीक है जी। एसी लगा हुआ है, ये वाइट बोर्ड्स हैं, ये जितनी सारी चीज़ें हैं ना आपके पास, ये सब एसेट कहलाती हैं। इसी तरह अकाउंटिंग में एक और टर्मिनोलॉजी है जिसको हम कहते हैं लाइबिलिटीज। इसको हम कहते हैं लाइबिलिटीज। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझ लो। इसको कह लो कि बोरोड रिसोर्सेस। इसको आसान जबान जबान में समझ लो कि भाई ये क्या है, बोरोड रिसोर्सेस। रिसोर्सेस किसी से ली हुई है। मिसाल के तौर पे यार ये देखो, हमें काम शुरू करना था। अब हुआ क्या कि मुझे पता चला कि यार ये जो मुझे अंडे वाला बर्गर है ना, अंडे वाला बर्गर, अंडे वाला बर्गर के मुझे स्टॉल लगाना है। अब इसका अगर मुझे स्टॉल लगाना है तो मुझे पता चला इसकी कॉस्ट है 2 लाख रुपए। लेकिन मेरी जेब में पड़े हुए हैं 1,50,000। इतने पैसे पड़े हुए हैं। अब 50,000 की शॉर्टेज है ना, 50 मेरे पास शॉर्ट है। तो अब मैंने क्या किया कि 50,000 मैं किसी से बोरो कर सकता हूँ, ठीक है। आई कैन बोरो दिस मनी फ्रॉम समवन। तो ये जो मैं बोरोइंग करता हूँ और बोरो करके मैंने कोई अपने बिजनेस में पैसा लगाया है, इसको हम क्या कहते हैं, लाइबिलिटीज। तो ये जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं और वो बोरो की हुई, हमारी अपनी नहीं है, तो उसको हम क्या कह देते हैं कि भाई ये हमारे पास लाइबिलिटीज है, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं। ये तीन कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए। तीसरा कॉन्सेप्ट जो हमारे पास है वो है, उसको हम कहते हैं भाई कैपिटल। उसको हम कहते हैं कैपिटल। अच्छा, अब कैपिटल क्या होता है, कैपिटल को देसी जबान में समझ लो, इसको कह लो कि ये होता है ओनर्स रिसोर्सेस। ओनर की रिसोर्सेस, कि ओनर ने कितना पैसा लगाया हुआ है, ठीक है। जैसे अभी हमने बात की कि भाई देखो, सरसफर ने ये अभी टीएलएस शुरू करना था, तो इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने मिसाल के तौर पे इनको पता चला कि भाई 2 करोड़ से स्कूल चलता है। इनकी जेब में रखे हुए थे 1.5 करोड़, जिसमें इन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें ले ली, सारा सामान वगैरह ख़रीद लिया। लेकिन इनको बाद में पता चला कि यार ये तो 1.5 करोड़ चाहिए थे, अभी तो ये 1.5 करोड़ है। तो ये जो मुझे तो और चीज़ें लेनी है, कुछ प्रोजेक्टर्स और लगाने हैं, इस तरह की चीज़ें करनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 50 लाख रुपए और चाहिए। लेकिन उनके पास तो है नहीं, वो तो पूरे के पूरे पैसे लगा चुके हैं। तो अब वो क्या करेंगे इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में वो क्या करेंगे, किसी से लोन पकड़ लेंगे। अब ये जो लोन उन्होंने पकड़ लिया ना भाई किसी से, अब लोन जो लिया है इन्होंने, ये लोन हमारे पास क्या होगा, ये आपके पास लाइबिलिटी होगी। तो बिजनेस में पूरा पैसा कितना लगा हुआ है, 2 करोड़ ही लगा हुआ है। 2 करोड़ बिजनेस में लगा हुआ है। लेकिन कैपिटल कितना है, मैं बोलूंगा कैपिटल है 1.5 करोड़। और ये जो उसके अंदर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी वो 50 लाख है, ठीक है। ओनर का पैसा कितना है, 1.5 करोड़। और जो लाइबिलिटी है, जो बोरो की हुई है रिसोर्सेस हमारे पास, वो कितनी है, हमारे पास 50 लाख है, ठीक है। तो एक बात इससे हमें ये पता चलती है कि देखो, हमारे पास एक अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल। ये आपको याद होनी चाहिए, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ठीक है। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी बोल दो, या लाइबिलिटीज, ठीक है। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी। अब देखो ये क्या है, एसेट क्या है, हमने अभी बात पढ़ी है
कि एसेट क्या है, कि टोटल रिसोर्सेस, टोटल जितना बिजनेस में चीजें लगी हुई, जितना आपको ये सारा कुछ नजर आ रहा है सामने, ये सब टोटल रिसोर्सेज है। टोटल टोटल कितना पैसा लगा हुआ है। अच्छा, कैपिटल क्या है, ओनर का इसमें कितना है, ओनर का पैसा कितना लगा हुआ है, ठीक है भाई, ओनर का कितना पैसा लगा हुआ है, ये आपके पास कैपिटल है। सारी चीजें ओनर ने लगाई हैं, सिर्फ प्रोजेक्टर के ये जो ऊपर वाली O2 O3 के रूम में प्रोजेक्टर के पैसे नहीं थे, इस तरह नीचे कंप्यूटर लैब में लगाना था, उसके पैसे नहीं थे। तो क्या हुआ, बस इन चीजों को हमने बोरो कर लिया, तो ये हमारी क्या होंगी, ये हमारी हो जाएंगी बोरोड, ये हमने बोरो की हुई है, बोरोड रिसोर्सेस, ठीक है। तो अब जो बिजनेस में सारी चीजें हैं, टोटल टोटल वो किसके बराबर होगा, ओनर ने कितना पैसा लगाया हुआ है और बाहर से किसी से कितना पैसा लिया हुआ है, इसके बराबर होगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। आगे चलते हैं। अब देखो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, मिसाल के तौर पर आज बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब क्या हुआ, आज अभी हमने कुछ भी नहीं किया, तो मैं इसको लिख लेता हूँ पहले इक्वेशन को, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अब मैं सिर्फ ये अल्फाबेट्स लिख रहा हूँ, आपको इससे समझ में आ जाएगा, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अब देखो आज बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हुआ मेरे पास, तो मेरा एसेट कितना होगा, जीरो, मेरा कैपिटल कितना होगा, जीरो, मेरी लाइबिलिटी कितनी है, जीरो, ठीक है भाई, ये बात है। अच्छा, आज क्या हुआ कि आज के दिन मैंने कहा कि यार ये हमने ना ये बर्गर की दुकान खोलनी है, ठीक है। अब बर्गर की दुकान खोलने के लिए क्या किया है कि यार ऐसा करते हैं कि भाई मेरे पास $2000 रखे हुए थे, $2000 मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए। तो आज $2000 जब बिजनेस में इन्वेस्ट किए, तो ओनर का पैसा है ना, तो ओनर का पैसा क्या हो जाएगा, ये 2000 कैपिटल की जगह आ जाएगा। और बाहर से कुछ भी नहीं लिया हुआ, अभी कोई भी लाइबिलिटी मैंने नहीं ली हुई, बाहर से कुछ नहीं लिया हुआ मैंने, तो लाइबिलिटी मेरे पास जीरो होगी। अब एसेट कितना होगा भाई, मैंने आपको बता दिया, 2000 प्लस जीरो करोगे क्या आंसर आ जाएगा, 2000। यानी कि जितना बिजनेस में टोटल रिसोर्सेज लगी हुई हैं, जितनी रिसोर्सेज लगी हुई हैं टोटल, वो सारी की सारी ओनर की अपनी है, किसी से कोई पैसा नहीं लिया हुआ। तो जितना एसेट होगा उतना ही कैपिटल हो, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट हो जाएगा इसमें, क्योंकि लाइबिलिटी जीरो है। बाहर से कुछ भी नहीं लिया हुआ हमने, हमने जो काम धंधा शुरू किया ना अपना भाई, वो सारा अपने पैसे से किया है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे क्या हुआ भाई, ये हमारे हसन भाई काम कर रहे थे। अब हसन भाई ने कहा यार अब थोड़ा सा मुझे ना ज़रूरी है, मुझे कुछ और चीज़ें ख़रीदनी है अपनी ये बर्गर, इसके लिए मुझे माइक्रोवेव लेना है, मुझे कुछ और बर्गर बनाने की मशीन लेनी है, तो भाई यार उसकी कॉस्ट तो ज़्यादा है, वो तो उसके लिए तो $1000 चाहिए, लेकिन अपने पास तो है नहीं, अब क्या करें। तो भाई उसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने असलम भाई के पास गए, असलम भाई यार वो 1000 मिल जाएंगे डॉलर, असलम भाई ने दे दिए पैसे। अब ये क्या हुआ, असलम भाई ने कहा यार ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ लेकिन मुझे तुमने वापस करना है। इसने कहा हाँ टेंशन नहीं ले, मैं आपको दे दूंगा 1 डेढ़ साल में इंशाल्लाह, जैसे जैसे मेरा बिजनेस प्रोग्रेस करता जाएगा मैं आपको रीपे करता चला जाऊंगा लोन। तो अब क्या हुआ देखो, अब कैपिटल तो लगा हुआ था 2000 हसन भाई का, लेकिन हसन भाई ने मिसाल के तौर पे कह लो 1000 और ले लिया। और ये जो 1000 है ना आपके पास, ये जो 1000 है, ये 1000 आपके पास क्या है भाई, ये आपके पास 1000 लोन है, ये आपके पास 1000 क्या है भाई, लोन है, ये लोन, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब आपने इन दोनों को टोटल कर लिया कि 2000 प्लस 1000, तो ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, 3000 के बराबर हो जाएगा। क्या हुआ, हमारे पास 2000 तो ओनर का अपना पैसा लगा हुआ है, और 1000 उसने लोन लिया हुआ है किसी और से, तो ये बराबर हो जाएगा टोटल रिसोर्सेस के, जो कि आपके पास 3000 है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ, मिसाल के तौर पर आपको, आप कह लो कि आपको और ज़रूरत पड़ गई, ठीक है, आपको और ज़रूरत पड़ी, आपने कहा यार मुझे मशीन एक और लेनी है, और उस मशीन के लिए मुझे चाहिए, मिसाल ले लो कि $1200 की आती है वो मशीन, ठीक है, $1200 की मशीन आती है। आपने कहा चलो ठीक है यार, अब 3 4 महीने हो गए, कुछ पैसे कमा लिए तो मेरे पास कुछ पैसे आ गए, तो $1000 तो मैं डाल सकता हूँ, लेकिन ये 1200 के 200 कहाँ से लाऊं, तो 200 आपने फिर पहले असलम भाई से लिए थे, अब सलीम भाई के पास अब पहुंच गए। आपने कहा कि यार सलीम भाई मुझे $200 का लोन चाहिए, उन्होंने आपको दे दिया। तो अब क्या हुआ, आपने क्या हुआ, आपके पहले 2000 बिजनेस में लगे हुए थे, मशीन खरीदने के लिए आपने $1000 और दिए, तो अब आपके 3000 लग गए। और ये जो $1000 का लोन था, अब ये 200 आपने और ले लिए सलीम भाई से, तो ये अब आपके पास कितने हो गए, 1200 हो गए। भाई देखो, आपके पास पहले $3000 लगे हुए थे बिजनेस में, लेकिन अब क्या हुआ, आपको एक मशीन खरीदनी थी, एक आपने कहा यार एक मशीन खरीद लूं, ये मशीन आपने खरीदनी है, ठीक है।
अब मशीन आ रही है कितने की, मशीन आपको पता चला भाई ये तो आ रही है 1200 की। 1200 में से 1000 तो अपनी जेब में पड़े हुए हैं भाई, बाकी क्या करें, जो डिफरेंस है 200। तो ये जो 200 का डिफरेंस है ये आपने ले लिया सलीम भाई से, ये आपने सलीम साहब से ले लिया, ठीक है, ये आपने उनसे ले लिया। तो अब क्या हुआ, 1000 से आपका ये बढ़ गया कैपिटल, और 200 से आपका लोन बढ़ गया, ठीक है। तो अब मैं इन दोनों को सम कर लूं, अगर 3000 प्लस 1200 ये किसके बराबर हो जाएगा, 4200। यानी कि जो बिजनेस में एसेट कितना है मेरा, 4200 का। यानी कि टोटल रिसोर्स बिजनेस में जितना सब कुछ है ना, सब 4200 का है। 3000 अपनी जेब से लगा हुआ है और 1200 का लोन पकड़ा हुआ है। अब देखो मिसाल के तौर पे इसके बाद क्या होता है कि यार ये जो हमारे, कह लो कि असलम भाई कहते हैं कि यार मुझे ना, आपने 1000 रुपये लिए थे, 700 रुपये मुझे वापस कर दो, ठीक है, 700 मुझे वापस चाहिए। अब अगर असलम भाई को 700 मुझे वापस करना पड़ जाएंगे, तो क्या होगा, ये देखो, ये जो 1200 हैं, 1200 में से 1000 थे उनके, किसके, असलम भाई के। अब मुझे 700 अगर वापस करना है तो क्या होगा, इससे मेरी लाइबिलिटी कम हो जाएगी भाई। देखो अभी ये इक्वेशन है ना मेरे पास, अभी मेरे पास ये इक्वेशन है, 4200 इज इक्वल टू 3000 प्लस 1200। अब ये लाइबिलिटी है ना मेरे पास, तो इसमें से मैं इनको दे दूंगा 700। इसमें से मैं इनको 700 वापस कर रहा हूँ, इसमें से मैं इनको 700 वापस कर रहा हूँ कि भाई ये आप ये ले लें। तो अब मेरे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, अब ये 3000 तो मेरा अपना लगा हुआ है भाई, ये तो मेरा कैपिटल है। लेकिन अब ये 1200 में से 700 चला जाएगा, 1200 में से जब 700 चला गया, तो मेरे पास 500 रुपये, $500 रह गए खाली, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि मेरे बिजनेस में अब कितनी रिसोर्सेज रह गई भाई, 3000 प्लस 500, यानी कि 3500 की रिसोर्सेज मेरे पास रह गई, ठीक है। मेरे पास अब 3500 की रिसोर्सेज रह गई, क्यों, क्योंकि मैंने 700 लोन वापस रिटर्न कर दिया, ठीक है जी। अच्छा, मिसाल के तौर पर क्या हुआ, हसन भाई को बैठे बैठे ख्याल आया कि यार मुझे घर पे भी कुछ ज़रूरत है, कुछ फर्नीचर वगैरह की। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने स्कूल से कुछ फर्नीचर उठाए, घर ले गए। उस फर्नीचर की कॉस्ट थी 200। हसन भाई ने क्या किया, अपने स्कूल से चीज़ें उठाई और अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले गए, पर्सनल यूज़ के लिए घर ले गए, ठीक है। जैसे समझो टीएलएस में सर असफर ने क्या किया कि आज उनके घर पे दावत वगैरह थी, उन्होंने कहा यार मेहमान ज़्यादा आने हैं, तो ऐसा करते हैं, चलो ये उठाते हैं कुछ फर्नीचर वगैरह, बस घर ले जाओ, और वैसे भी स्कूल में ये अननेसेसरी पड़ा हुआ है, बस ये घर में यूज़ कर लेंगे। तो इस चीज़ को जो अकाउंटिंग है ना वो क्या कहती है, इस चीज़ को अकाउंटिंग कहती है कि भाई ये चीज़ होती है, इसको हम कहते हैं ड्राइंग। ये क्या है, ये दोबारा वर्ड आ जाएगा, अभी बस समझ लो। ड्राइंग का मतलब क्या है कि ओनर कोई भी चीज बिजनेस से निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए, मतलब बिजनेस से निकाली अब अपने पर्सनल यूज में ले आएगा। पहले गाड़ी बिजनेस के लिए ली थी, अब क्या कर रहा है, अपने पर्सनल इस्तेमाल में लेके आ रहा है। तो इस प्रोसेस को, इस चीज को हम कहते हैं ड्राइंग, ठीक है। बाद में हम इसको दोबारा देख लेंगे, अभी मैं डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं लिख रहा इसके बारे में, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, अभी सर असफर ने ड्राइंग कर ली कितने की, हम अज्यूम कर लेते हैं $200 की ड्राइंग कर ली, जो फर्नीचर था ना उसकी कॉस्ट थी 200। अब क्या हुआ, पहले सरस्वर का जो पैसा लगा हुआ था यहाँ पर वो था 3000, है ना, कैपिटल जो हमने बात की थी कि ओनर रिसोर्सेस। लेकिन इसमें से वो 200 निकाल के ले गए। जब वो 200 निकाल के ले गए तो अब कितना रह गया, 2800। और लोन में तो कोई फर्क नहीं आया, लोन एज इट इज मेरे पास रहेगा 500, है ना। लोन मेरे पास 500 एज इट इज रहेगा। तो अगर आज के दिन में देखना चाहूँ कि भाई मेरे ये टोटल एसेट्स कितने हैं, मेरी टोटल रिसोर्सेज बिजनेस में कितनी है, तो 2800 प्लस 500 कर लूंगा, तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 3300, है ना, ये आंसर आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। अच्छा, मिसाल के तौर पर हम कह लेते हैं कि ओनर ना, फिर थोड़े दिन बाद क्या हुआ, 3-4 महीने गुजरे, 5-6 महीने गुजर गए, या एक साल गुजर गया, जो भी कह लो। तो उसके बाद सर को ख्याल आया कि यार अभी हमें ना ज़रूरत है कि 3-4 एसी लगाने हैं स्कूल में। और उन एसी लगाने के लिए उन्होंने कहा मैं ऐसा करता हूँ कि मैं एसी खरीद लेता हूँ। और पता चला वो जो 4 एसी हैं वो $1000 के आ रहे हैं, ठीक है। वो जो एसी की कॉस्ट है, एसीज कॉस्ट कितनी है, $1000, ये एसीज की कॉस्ट है। सरस फंडे का कोई टेंशन नहीं, इतने पैसे मेरे पास है, मैं अपनी जेब से भर दूंगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब क्या हुआ, देखो अभी सरसफर की जो रिसोर्सेज लगी हुई थी हमारे पास, अभी जो सरसफर की रिसोर्सेज है वो कितनी थी, 2800 थी। और लाइबिलिटी हमारे पास कितनी थी, 500। लेकिन अब क्या हुआ, अब सरसफर 1000 रुपये और डाल लें, 1000 और डाल लें अपनी जेब से,
तो अब क्या हो जाएगा, ये जो 2800 है ना, इसमें 1000 ऐड कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 3800 हो जाएगा। और लाइबिलिटी तो अपनी जगह एज इट इज ही है। इन दोनों का सम करूंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास 4300। ठीक है, 4300। अब मेरे पास जो टोटल टोटल जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं बिजनेस में, वो कितने की लगी हुई है, $4300 की। जिसमें से 3800 ओनर का अपना पैसा है और 500 बाहर से लिया हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर मिसाल के तौर पर किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ी, छोटा मोटा कुछ काम कराना था, उसके लिए हमने कहा कि भाई मिसाल के तौर पर अब हमने वो 100 का लोन ले लिया बैंक से, $100 का। तो अब क्या हो जाएगा मेरे पास, ये 3800 तो ऐसा ही रहेगा। लोन ले लिया तो ये 500 की जगह 600 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, टोटल एसेट्स मेरे पास 4400 हो जाएंगे। यानी कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ये चीज़ हमारे पास बन गई। ठीक है, आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं यार, ताकि हमें ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आ जाए। ठीक है, अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 1 कह लो इसको। अब देखो, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मेरे पास एसेट कितने हैं मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, लाइबिलिटी कितनी है, मैं मिसाल ले लेता हूँ कि 1000 की लाइबिलिटी अज्यूम कर लो, $1000 की लाइबिलिटी है। कैपिटल कितना है, इसको हम कह लेते हैं कि 3000 है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, एसेट्स निकालने हैं। आपको क्या निकालना है, एसेट्स निकालने हैं। ठीक है, सिंपल है, आपको एसेट्स निकालने हैं। तो अब आप क्या करेंगे भाई यहाँ पर, अब आप अपना यूज करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। अब एसेट की वैल्यू निकालनी है, सिंपल तरीका है, अकाउंटिंग इक्वेशन यूज करो। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। एसेट नहीं पता, एसेट की जगह ए ही लिख दो। ठीक है, कैपिटल पता है, कैपिटल की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 3000। ठीक है, ये कैपिटल की वैल्यू है। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा 3000। लाइबिलिटी की वैल्यू कितनी है भाई, लाइबिलिटी देखो, लाइबिलिटी मेरे पास गिवन है 1000। तो लाइबिलिटी उठाई प्लस 1000 कर दिया। तो अब मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, 4000 मेरे पास आंसर आ गया। देख रहे हो, एसेट की वैल्यू मैंने निकाल ली, कि एसेट का आंसर मेरे पास 4000 आ गया। ये मेरा आंसर हो गया भाई, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, सिंपल। ठीक है, सॉल्व कर लिया। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई, इसको एग्जाम्पल 2 बोल देते हैं हम। एग्जाम्पल 2 क्या है हमारे पास, ये कह रहा है एसेट हम कह लेते हैं कि $4000 के हैं। एसेट मेरे पास $4000 के, लाइबिलिटीज मेरे पास कितनी है, लाइबिलिटीज मेरे पास है 1000 की। ठीक है जनाब, और कैपिटल कितना है, कैपिटल में कह देते क्वेश्चन मार्क, यार कैपिटल निकाल के बता दो। एसेट पता है, लाइबिलिटीज पता है, और कैपिटल निकालना है, कोई मसला नहीं है। वापस अकाउंटिंग इक्वेशन लिखो, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। अब एसेट की वैल्यू कितनी है, 4000, तो 4000 मैं यहाँ से उठा के इधर लिख लूंगा, और 1000 लाइबिलिटी है, 1000 की लाइबिलिटी उठा के इधर लिख लूंगा। ठीक है, ये काम मैं करूंगा। तो एसेट कितना है, मैंने कह दिया 4000 इज इक्वल टू, कैपिटल नहीं पता, सी लिख दो। लाइबिलिटीज कितनी है, 1000। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी मैथ करना है, सिंपल है, कोई मसला तो है नहीं। ठीक है, इतना तो आप लोग को आ गया है मैथ्स में। यहाँ से आप लाइबिलिटी को उठाएंगे, उधर ले जाएंगे, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल मेरे पास एज इट इज रहेगा, ये यहाँ रह गया, और ये हो जाएगा 4000 माइनस 1000। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। तो 4000 में से 1000 माइनस कर दिया, तो मेरे पास सिंपल आंसर आ गया 3000। ये मेरे पास आंसर आ गया कि कैपिटल 3000 हो गया, यूं लिख लो, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। इसको आप यूं लिख लो कि भाई कैपिटल इज इक्वल टू $3000। ठीक है, ये सिंपल बात हो गई। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। अच्छा, एक और एग्जाम्पल बना लेते हैं। एक और एग्जाम्पल हम बना लेते हैं, इसको हम बोल देते हैं एग्जाम्पल 3, ताकि तीनों चीज़ों निकालने की बात आ जाए। एग्जाम्पल 3 में मैं कह लेता हूँ कि मेरे पास एसेट हैं 4000 के। ठीक है, एसेट मेरे पास 4000 है। अब मैं कह देता हूँ मुझे लाइबिलिटी नहीं पता, और कैपिटल मेरे पास कितना है, 3000। ये डॉलर है। ठीक है, ये डॉलर है, कैपिटल मुझे नहीं पता कितना। अब सिंपल, आपको लाइबिलिटी निकालना है यार, वही पुराना तरीका, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अब देखो, एसेट की जगह एसेट की वैल्यू लिखूंगा, 4000 यहाँ उठ के आ जाएगा, और 3000 जो है कैपिटल की जगह आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैंने कहा एसेट की जगह 4000 लिख देता हूँ। एसेट की जगह
4000, और कैपिटल की जगह 3000, और लाइबिलिटी नहीं पता तो एल लिख दिया लाइबिलिटी की जगह। अब सिंपल मैथ करनी है। ये 3000 उठ के यहाँ आएगा, और ये पॉजिटिव है ना, तो ये जहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, लाइबिलिटी इधर ही रह जाएगी, 4000 माइनस 3000, तो आंसर मेरे पास हो जाएगा 1000 इज इक्वल टू लाइबिलिटी एल। या इसको उल्टा करके लिख दो, एल इज इक्वल टू $1000। ये भी ठीक है तरीका आपके पास, ठीक है जनाब। तो ये आपके पास आंसर निकल के आ गया है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई है, तो अब हम ज़रा चलते हैं अपने कुछ वर्कशीट के क्वेश्चंस देखने की तरफ, ठीक है। वर्कशीट के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अच्छा जी, वर्कशीट पर मैं आता हूँ, और साथ में मैं ज़रा देख लेता हूँ कि मेरा कैलकुलेटर तो है नहीं, चलो मोबाइल यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब ये वर्कशीट पर आते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके सामने। इन क्वेश्चंस को हम देखेंगे भाई, और इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जनाब। अच्छा जी, अब आप देखिए, सबसे पहले उसने आपको दिया हुआ है 1.1। सबसे पहले उसने आपको क्या दिया हुआ है भाई, 1.1 एक्सरसाइज दी हुई है, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं 1.1 पर। सबसे पहले देखो इसने आपको क्या सवाल दिया हुआ है, इस सवाल को आप देखो। इसने आपको दिया हुआ है भाई कि हम यहाँ से देखते हैं, यस, कि पार्ट ए में क्या है, आपके पास एसेट की वैल्यू दी हुई है 42,000। 42,000 एसेट है, लाइबिलिटी 22,000 है, कैपिटल कह रहा है निकाल के बता दो। कह रहा है मुझे कैपिटल निकाल के बता दो। तो यार सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आपने सिंपल क्या करना है, वही तरीका लगाना है अपना। क्या आपने क्या इक्वेशन पढ़ी है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, सही है ना, ये बात आपने पढ़ी है। अब एसेट की वैल्यू कितनी है, एसेट की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 42,000, ठीक है। और कैपिटल की वैल्यू नहीं पता, क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, तो कैपिटल ऐसे ही लिख लिया। और लाइबिलिटी कितनी है, 22,000। ठीक है जनाब। तो अब कैपिटल हमने निकालना है, तो कैपिटल को इधर ही रहने दो, इज इक्वल टू, और ये जो आपकी है ये उठ के इस तरफ आ जाएगी, इधर से उधर आएगी तो प्लस माइनस हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, 4200 माइनस 22,000। अच्छा 42,000 है, सॉरी ये माय बैड, थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया, 42,000, ठीक है। 42,000, इसको मैं लिख लेता हूँ 42,000, ठीक है। 42,000 कर दिया। अब देखो ये तो सिंपल है आपके सामने, ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है। वरना अकाउंटिंग में यार देखो, यू मस्ट कम विद कैलकुलेटर, क्लास में आपके पास हमेशा कैलकुलेटर होना चाहिए लाजमी, ठीक है। विदाउट कैलकुलेटर हमारा काम चलेगा नहीं। तो आपने ये माइनस कर दिया, सिंपल कैपिटल की वैल्यू आपके पास आ गई 20,000। ये तो सिंपल था ना, इसमें कोई ऐसी कहानी नहीं थी। तो कैपिटल की वैल्यू आपके पास 20,000 आ गई, दिस इज योर आंसर। क्लियर हो गई बात। अगले सवाल पे चलते हैं भाई, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, बाकी सब चीज़ें तो हमारी एज इट इज़ है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि करने में हमें आसानी हो जाए, ठीक है। अब आ जाते हैं पार्ट बी पर। पार्ट बी में क्या है, वो आपको बता रहा है कि भाई देखो, आपके पास जो एसेट है वो 78,500 का, लाइबिलिटी की वैल्यू गिवन है, फिर इसमें हमें कैपिटल निकालना है, कोई मुश्किल नहीं है। आ जाए दोबारा, एसेट की वैल्यू कितनी है, 78,500, इसको यहाँ लिख लिया। कैपिटल कितना है, 43,300, 43,300। लाइबिलिटी कितनी है, एल, सॉरी 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 सॉरी, लाइबिलिटी हम हमारे पास है, सॉरी ये थोड़ा सा आगे पीछे मैंने कर दिया। कैपिटल की वैल्यू कितनी है आपके पास, आपको नहीं पता, सी लिख दिया आपने। लाइबिलिटी कितनी है, 43,300। अब देखो ये लाइबिलिटी उठ के वहां आ जाएगी इस जगह पे, प्लस माइनस हो जाएगा आपके पास, तो सिंपल है, आपने सी यहाँ लिखा, 78,500 माइनस 43,300, 43,300 इज इक्वल टू कैपिटल। अब सिंपल माइनस कर दो इसको, तो आपके पास कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी 35,200, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, 35,200 आ गया, 35,200, ये वैल्यू आपके पास निकल के आ गई, ठीक है जनाब। अच्छा जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इसको पहले मैं इरेज कर दूं, फिर नेक्स्ट पार्ट पे चल लेते हैं हम।
ठीक है जी। अच्छा, पार्ट सी क्या कह रहा है आपको? पार्ट सी कह रहा है कि आपको इसने बताया हुआ एसेट कितने, 59,900। लाइबिलिटीज अननोन है, कैपिटल पता है। वही सेम अकाउंटिंग इक्वेशन यूज करते जाएंगे, आंसर निकालते जाएंगे। तो देखो, एसेट की जगह मैंने लिख लिया 59,900 प्लस, ओ सॉरी, इज इक्वल टू। ठीक है, क्या करूंगा, इज इक्वल टू। अब कैपिटल लिखना है, कैपिटल की वैल्यू इसने गिवन मुझे दी हुई है 25,700। 25,700 प्लस लाइबिलिटी मुझे नहीं पता भाई। लाइबिलिटी नहीं पता तो मैंने लाइबिलिटी की जगह क्या लिख दिया, एल लिख दिया। अब कोई मसला ही नहीं है। यहाँ से भाई इसको उठाओ, ये पॉजिटिव है, यहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, 59,900 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है भाई, आपने एल यहीं रह जाएगा, और ये 59,900 माइनस 25,700 हो जाएगा। ठीक है जनाब। तो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं ज़रा। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, मोबाइल से कर लेते हैं भाई। कि 59,900 माइनस 25,700, ठीक है, 34,200 आंसर आ रहा है। 34,200 इज इक्वल टू एल। ये आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, आप क्या लिखें, यहाँ पे लिख दें कि भाई ये मेरे पास आ गया 34,200, ये आंसर आ गया। इसी तरह पार्ट डी करना है। पार्ट डी पे आ जाते हैं भाई। ठीक है, इसको मैं रेस करता हूँ, यहीं पे पार्ट डी सॉल्व कर देता हूँ। अब पार्ट डी के हमारे पास एसेट की वैल्यू गिवन है 61,700। 61,700 इज इक्वल टू, कैपिटल की वैल्यू गिवन है 18,600। 18,600, लाइबिलिटी नहीं पता। अब कैपिटल उठेगा उस जगह चला जाएगा, यहाँ से उठेगा और इधर आ जाएगा, और प्लस माइनस हो जाएगा, मतलब ये भी प्लस है, यहाँ के माइनस हो जाएगा। तो सिंपल है, मैं लिखूंगा 61,700 माइनस 18,600 इज इक्वल टू एल। अब इसकी कैलकुलेशन कर लें। आंसर आ रहा है मेरे पास, एल इज इक्वल टू 43,100। ठीक है, ये आंसर आ गया 43,100, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं भाई पार्टी की तरफ। ठीक है, पार्टी। पार्टी में क्या है, वही सारी चीज़ें गिवन है, एसेट नहीं पता अब हमें। तो भाई एसेट नहीं पता तो एसेट की जगह ए ही लिख देंगे, नहीं पता, ए लिख दिया। लाइबिलिटीज मुझे पता और कैपिटल भी पता, पहले कैपिटल लिख लेता हूँ 21,300। अच्छा यार, ये इक्वेशन आप आगे पीछे भी कर सकते हैं ना, कोई मसला नहीं है, एल प्लस सी भी करना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सही है। तो 21,300 प्लस 32,900। अब इन दोनों का सम कर लो, 21 प्लस 32,900, ये आ रहा है आपके पास। ए इज इक्वल टू 54,200, ये आंसर आ गया। यहाँ पे आप लिख लें 54,200 आंसर आ गया। अब लास्ट पार्ट है पार्ट एफ। पार्ट एफ को भी सॉल्व कर लेते हैं भाई। पार्ट एफ को सॉल्व कर लेते हैं। देखो, पार्ट एफ में भी एसेट मुझे नहीं पता, तो एसेट को मैंने एसेट एज लिख लिया। ठीक है, और कैपिटल मुझे पता है 31,300 है, तो 31,300 प्लस लाइबिलिटीज कितनी है, लाइबिलिटी है 19,400। बस इन दोनों को सम कर लो, सिंपल है। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 50,700। ये आपके पास आंसर आ गया 50,700। 50,700 यहाँ आप लिख लोगे। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। अच्छा जी, अब देखो ये हमने 1.1 कर लिया है। 1.2 आपका होमवर्क है। ठीक है, 1.2 आप लोग एज अ होमवर्क करोगे। और अभी हम 1.3 की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब 1.3 की तरफ आ जाते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1.2 आप करके लाओगे, फिर अगली क्लास में हम देख लेंगे इसके आंसर वगैरह सारी चीज़ें। अच्छा, अब देखो, ये आपसे बोलता है विच ऑफ द आइटम्स इन द फॉलोइंग लिस्ट आर लाइबिलिटीज एंड विच ऑफ देम आर एसेट। कौन से एसेट है, कौन सी लाइबिलिटी है। ठीक है, जो एसेट होगा उसके सामने मैं ए लिख दूंगा, जो लाइबिलिटी होगी उसके सामने मैं एल लिख दूंगा। ठीक है,
अच्छा, अब सबसे पहले देखो लिखा हुआ है मोटर व्हीकल, क्या लिखा हुआ है, मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल। अब यार ये जो मोटर व्हीकल है ना भाई आपके पास, ये मेरी अपनी पोजीशन में है। हमने क्या इक्वेशन पढ़ी है, हमने ये बात पढ़ी है, अगर आपको याद हो, हमने ये पढ़ी है ना इक्वेशन, हमने पढ़ा एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ये क्या होते हैं, टोटल रिसोर्सेस, है ना, यही बात पढ़ी है। और ये क्या पढ़ा है, ओनर्स रिसोर्सेस, ये क्या पढ़ा है, बोरोड रिसोर्सेस। ठीक है, ये आपके पास क्या है, बोरोड रिसोर्सेज, ओनर्स रिसोर्सेज, और फिर आपके पास है बोरोड रिसोर्सेज। ठीक है भाईजान, ये बात हो गई आपके पास। अब आप देखो कि जितनी बिजनेस में रिसोर्स लगी हुई है, मोटर व्हीकल ये बिजनेस में है मेरे, ठीक है, ये कोई लोन नहीं लिया हुआ, कुछ नहीं लिखा हुआ इसके बारे में, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा एसेट हो जाएगा। इसी तरह अगली बात लिखी हुई है इसने, अमाउंट ओड टू अस बाय कस्टमर, अमाउंट ओड टू अस। अमाउंट ओड टू अस का मतलब क्या है, कि कस्टमर को हमें पैसे दे रहे हैं। देखो हम किसी को कोई गुड बेचते हैं, हमने क्या किया, सात को, हमने सात को कोई चीज बेची, ठीक है, हसन ने सात को कोई चीज बेची, तो सात क्या होगा, हसन का कस्टमर बन जाएगा, हसन का कस्टमर बनेगा। हसन ने इसको गुड बेचा, और साद ने कहा मैं 2 महीने बाद यार आपको पेमेंट कर दूंगा, तो साद इसका कस्टमर बन गया, साद इसको पेमेंट करेगा। हसन ने साद को मिसाल के तौर पे $200 की कोई चीज बेच दी, तो अब साद से $200 लेने हसन को, तो हसन के लिए साद क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा। तो यहाँ एसेट लिखेंगे, देखो जहां भी लिखे ना अमाउंट ओड टू अस, अमाउंट ओड टू अस, अमाउंट ओड टू अस, ये हमारा होता है रिसीवेबल, मतलब हमें पैसा लेना होता है, रिसीवेबल। और ये जो रिसीवेबल आपका होता है ना, ये एसेट होता है। ठीक है, अमाउंट ओड टू अस ये आपका क्या होता है, रिसीवेबल। अच्छा, इसी तरह बाज दफा ये भी आता है, अमाउंट ओड बाय अस, बाय अस एक है, टू अस एक है, बाय अस। ये चीजें साथ साथ नोट करते जाना यार अपनी नोटबुक में। अमाउंट ओड बाय अस ये क्या होता है आपका, ये आपका पेबल होता है, और पेबल इज योर लाइबिलिटी, पेबल इज योर लाइबिलिटी। पेबल क्या होता है भाई आपका, लाइबिलिटी होती है, पेबल इज योर लाइबिलिटी। ठीक है, तो अमाउंट ओड बाय अस अगर लिखा हुआ है तो लाइबिलिटी, अमाउंट ओड टू अस है तो इसका मतलब रिसीवेबल है। अच्छा आगे आ जाओ, अब आगे देखो लिखा हुआ है लैंड। लैंड क्या है यार, पीस जहाँ पर आप का ये टीएलएस खड़ा हुआ है, स्कूल खड़ा हुआ है, इसको हम लैंड कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका एसेट होता है, ये भी एसेट है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर लिखा हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट। यार ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्या चीज़ होती है, मैं आपको बता देता हूँ। बैंक ओवरड्राफ्ट ये होता है मिसाल के तौर पर, यार कि हसन भाई के बैंक में पड़े हुए थे 5,000, ये हसन भाई के बैंक में पड़े हुए थे। अब हसन भाई का कोई बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ गया, ये वो, तो अब इनको पेमेंट करना है, कितना, 6,000 का बिल आ गया। अब उसूली तौर पर तो बैंक को अलाउ नहीं करना चाहिए भाई, 5,000 आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं या आपके बैंक में पड़े हुए हैं, और ये बिल आ गया आपका 6,000 का, तो बैंक शुड नॉट अलाउ हसन टू मेक पेमेंट। लेकिन बैंक, क्योंकि हसन इज़ अ वेरी ओल्ड कस्टमर ऑफ बैंक, और बैंक को सर्विस देता है कि यार चलो ठीक है कोई टेंशन नहीं है, आप ऐसा कर लो, आप मेरे थ्रू पेमेंट कर दो। तो अब बैंक इसको अलाउ कर रहा है कि आप एक्सेस पेमेंट कर दो, तो अब हसन अगर पेमेंट कर देगा तो ये नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा बैंक के पास। अकाउंटिंग में नेगेटिव को हम ब्रैकेट में लिखते हैं, 1,000 से नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को जो 1,000 से नेगेटिव हुआ ना, इसको हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, इसको हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। अब देखो पहले बैंक में 500 पड़े हुए थे, अब उल्टा सीन हो गया कि बैंक को मुझे देना पड़ेंगे। फिर बैंक क्या करता है, मिसाल के तौर पे मेरी कहीं से पेमेंट आ गई, कहीं से मिसाल के तौर पे पैसे आ गए मेरे पास, ठीक है, कुछ चेक रिसीव हो गया, चेक आ गया मेरे पास 3,000 का, तो बैंक इसको ऑफसेट कर लेगा, यानी कि 3,000 माइनस 1,000, तो 2,000 मेरे पास बचा हुआ होगा। ठीक है, ये मेरा बैंक का पॉजिटिव बैलेंस होगा। अब ये जो ओवरड्राफ्ट है ना मेरे भाई, ये जो ओवरड्राफ्ट होता है, इसको हम लाइबिलिटी बोलते हैं। ये जो ओवरड्राफ्ट होता है ना, इसको भाई हम लाइबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर बता रहा है कि भाई बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, ये मेरी लाइबिलिटी है, कि भाई एक तो बैंक बैलेंस होता है मेरे पास है, बैंक ओवरड्राफ्ट उल्टा मुझे बैंक को देना पड़ रहा है भाई। ठीक है, ये चीज़ हो गई। आगे आ जाओ, कहते हैं इन्वेंट्री ऑफ गुड्स हेल्ड फॉर फॉर सेल। इन्वेंट्री ऑफ गुड्स हेल्ड फॉर सेल, आपने इन्वेंट्री रखी हुई है किस चक्कर में, सेल के लिए आपने रखी हुई है, इन्वेंट्री रखी हुई है सेल के लिए। यार देखो इन्वेंट्री को समझ लो, देखो हमारे पास दो बातें होती हैं, तो इनको भी साथ साथ समझते जाओ।
एक हमारे पास है इन्वेंट्री। ये क्या होता है आपके पास? ये आपकी सारी वो रिसोर्सेज होती हैं जो आपने रीसेल के लिए रखी हुई होती हैं, ठीक है। इन्वेंट्री में क्या होता है? वो गुड्स होते हैं, वो गुड्स होते हैं जो रीसेल के लिए होते हैं। वो गुड्स होते हैं जो रीसेल के लिए, अभी नोट्स में ही बातें आएंगी तो मैं अभी आपको ऊपर ऊपर से ये बातें बता रहा हूँ, ठीक है। दोबारा ये बातों का हम तस्करा करेंगे। एक और गुड्स क्या होते हैं? गुड्स भी वही चीजें होती हैं जो कि हमने रीसेल के लिए खरीदा होता है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा फर्क है, इन्वेंट्री एक ब्रॉडर टर्म है, गुड्स एक छोटा टर्म है, उसी के अंदर आता है। इन्वेंट्री के अंदर आता है गुड्स, ठीक है। इन्वेंट्री इज अ ब्रॉडर टर्म और गुड उसके अंदर एक छोटा टर्म है। ये इन्वेंट्री है और गुड एक छोटा टर्म है। अभी मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा, मैं इंशाल्लाह आपको ये कराऊंगा नेक्स्ट क्लासेस में ना। तो वहाँ पे बात आ जाएगी कि इनका फर्क क्या है, माइन्यूट सा फर्क है, वो हम डिस्कस कर लेंगे। बहरहाल, इन्वेंट्री वो चीज़ होती है जो मैंने रीसेल के लिए खरीदी होती है। मिसाल के तौर पर मैं अगर फर्नीचर है ना, मेरा फर्नीचर की दुकान है, तो जो फर्नीचर मैं खरीद रहा हूँ वो रीसेल के लिए होगा, तो फर्नीचर मेरी इन्वेंट्री होगी। एसी की दुकान है, एसी खरीद रहा हूँ, एसी इन्वेंट्री होगी। लैपटॉप की दुकान है, लैपटॉप खरीद रहा हूँ, तो लैपटॉप मेरी इन्वेंट्री होगी। ठीक है, इसी तरह आईपैड की दुकान है, आईपैड खरीद रहा हूँ तो आईपैड मेरी इन्वेंट्री होगी। गाड़ियों की दुकान है, गाड़ी खरीद रहा हूँ तो गाड़ी मेरी इन्वेंट्री होगी, ठीक है। इसी तरह कपड़ों की दुकान है, कपड़े खरीद रहे हैं, कपड़े मेरी इन्वेंट्री होगी। मोबाइल की दुकान है, मोबाइल खरीद रहे हैं, मोबाइल इन्वेंट्री होगी। अब उसके अलावा मैं और भी चीज़ें खरीद रहा हूँ ना, तो वो मेरी इन्वेंट्री निकल आएगी। मिसाल के तौर पे मेरी दुकान है ये स्टेशनरी की, अब वहाँ जो पेंसिल और रबर और नोटबुक्स खरीदे ना, वो मेरी इन्वेंट्री है। लेकिन वहाँ मैंने चेयर भी रखी हुई है, एसी भी खरीदा है, तो वो मेरी इन्वेंट्री नहीं कहलाएगी, वो मेरी इन्वेंट्री नहीं कहलाएगी। इस कॉन्सेप्ट को समझ लो। वो चीज़, जिस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे होते हो, जो आपने रीसेल के लिए खरीदी होती है, उसको हम इन्वेंट्री कहते हैं। उसके अलावा आप जितनी परचेजेस कर रहे होते हैं, उसके अलावा आप जितनी परचेजेस कर रहे होते हैं, दैट इज नॉट क्लासिफाइड एज इन्वेंट्री, वो आपकी इन्वेंट्री नहीं होती। वो आपकी इन्वेंट्री नहीं होती, वो आपकी इन्वेंट्री नहीं होती, ठीक है। अब एक शोरूम वाला है गाड़ी, उसने वहाँ पे टेबल से वगैरह भी रखी होगी कि भाई मीटिंग शीटिंग होती है, लोग आते हैं, एसी भी लगाया हुआ होगा, है ना। डिस्पेंसर भी खरीदा हुआ होगा, 10 चीज़ें होंगी। तो वो उसकी इन्वेंट्री नहीं है। लेकिन जब वो गाड़ी खरीदेगा तो वो उसकी इन्वेंट्री होगी। इसी तरह फर्नीचर वाले ने गाड़ी खरीदी, तो वो फर्नीचर वाले ने जब गाड़ी खरीदी तो गाड़ी उसकी इन्वेंट्री नहीं है। लेकिन जब फर्नीचर खरीदेगा तो फर्नीचर उसकी इन्वेंट्री होगी, ठीक है। अच्छा, तो ये आपको बोलता है इन्वेंट्री ऑफ गुड्स हेल्ड फॉर रीसेल। अब इन्वेंट्री क्या होती है? ये आपके पास माल पड़ा हुआ है, तो ये आपका अपना है, ये भी आपके पास क्या हो जाएगा? एसेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पार्ट एफ पर आ जाते हैं। पार्ट एफ हमें क्या बोल रहा है? अमाउंट ओड बाय अस। यार ये देखो वही बात आ गई जो आपको बता रहा था ना, अमाउंट ओड बाय अस, ये मैंने नीचे लिखवाया भी था, अमाउंट ओड बाय अस, याद आ गया। अमाउंट ओड बाय अस ये क्या होता है? पेबल होता है और ये लाइबिलिटी होता है। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि ये हमें पैसे देने हैं, ये हमें देने ही, हमारा सप्लायर है। सप्लायर कौन होता है? जिससे माल खरीदा हुआ है, तो पैसे देने हैं, तो ये मैंने लाइबिलिटी लिख दिया, ठीक है भाई। क्लियर हो गई बात? अगले सवाल पे चल लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं हम हाथ क्या है। कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम्स इनटू एसेट एंड लाइबिलिटी। इसमें भी बताना है एसेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले कंप्यूटर्स। अब यार देखो, कंप्यूटर कंप्यूटर भी हमारी अपनी रिसोर्स है, हमारे पास है, तो इसको हम एसेट बोल देंगे। बिल्डिंग, ये जो बिल्डिंग खड़ी हुई है पूरी स्कूल की, ये भी मेरा एसेट है, ठीक है। ट्रेड पेबल, पेबल कौन होता है यार? देखो पेबल समझ लो, पेबल कौन होता है? पेबल वो होता है, ये जो सप्लायर होता है ना आपका, सप्लायर, सप्लायर को हम पेबल बोलते हैं। ये जो सप्लायर होता है ना, पेबल बोलते हैं इसको। पेबल वर्ड से पता चला मैं इसको पैसे देने हैं। तो जब पैसे देने होते हैं भाई मेरे, तो ये क्या होता है? लाइबिलिटी। इन्वेंट्री, ये देखो वही बात हो गई इन्वेंट्री की जो अभी हमने यहाँ पर की थी इन्वेंट्री की। तो इन्वेंट्री क्या लिखा था? एसेट। ये जो माल मेरे पास पड़ा हुआ है रीसेल के लिए, तो एसेट है। ये रीसेल के लिए जो चीज़ होती है वो एसेट है। ट्रेड रिसीवेबल, रिसीवेबल क्या होता है? ये पैसा हमने लेना है, ये पेबल का उल्टा है। तो पेबल हमारे पास लाइबिलिटी था, रिसीवेबल क्या हो जाएगा? एसेट हो जाएगा। और आप इस चीज को समझ रहे हो, देखो रिसीवेबल क्या होता है, यहाँ पे आपने लिखा था ना अमाउंट ओड टू अस बाय कस्टमर। अमाउंट ओड टू अस बाय कस्टमर, तो वो लोग कौन लोग होते हैं? वो रिसीवेबल होते हैं। रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल बोल लो, रिसीवेबल बोल लो, बात एक ही है, ठीक है। तो इनसे हमें पैसा लेना है, ये हमारे कौन होते हैं? इनको हम बोलते हैं दीज आर अवर कस्टमर्स, ये हमारे कस्टमर्स हैं, इनसे हमको पैसा लेना है, तो ये आपका एसेट है, ठीक है। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। कैश इन बैंक, कैश इन बैंक का मतलब बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है। तो जो बैंक में पैसा पड़ा हुआ है वो भी एसेट होगा। लेकिन अगर बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, मतलब ये जो हमने यहाँ पे एग्जांपल की थी, हमने कहा यार 5,000 रखे हुए थे और 5,000 में से 6,000 निकालिए, 1,000 नेगेटिव हो गया, ये जो ओवरड्राफ्ट है ये मेरे पास लाइबिलिटी होती है। तो मैं इसको आके कर दूंगा कि भाई ये ओवरड्राफ्ट मेरे पास लाइबिलिटी है।
लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया भाई, वही है ना, जैसे असलम भाई और सलीम भाई का हमने ऊपर केस कर रहे थे हम, जब हमने यहाँ पे एग्जांपल्स पढ़ी थी असलम भाई और सलीम भाई की, अगर आप याद करो, ये जो हम इनसे लोन लिया करते थे ये आपकी लाइबिलिटी होती थी, याद है, ये जो 1,000 रुपये लिए हुए थे लोन हमने, तो वही बात है, यहाँ पर आपको यही बात बता रहे हैं, ये क्या हो गया हमारे ऊपर, लोन हो गया, तो लोन क्या है, लाइबिलिटी। वैन लिखा हुआ है, वैन, वैन ये मेरा एसेट ही होता है, ठीक है, मेरी अपनी एसेट, कंपनी की रिसोर्स है, तो ये मेरे पास एसेट हो गया। तो वी आर डन विद 1.4। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, 1.5 लास्ट है आज की क्लास का, इसको देख लेते हैं। ये हमें कह रहा है कि आपको बताना है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर रॉन्गली क्लासिफाइड, कौन से ऐसे हैं जो कि रॉन्गली क्लासिफाइड हैं, आपके पास कौन से ऐसे हैं जो कि रॉन्गली क्लासिफाइड है, ठीक है। अच्छा, यार इसको ज़रा आसान कर लेते हैं, इस सवाल को ऐसा नहीं करते, बल्कि हम ये कर लेते हैं कि जो भी है ना, तो असल में हुआ वह क्या है, इसने कुछ एसेट्स आपके पास लिखे हुए हैं, कुछ लाइबिलिटीज लिखी हुई हैं, अब इनमें से ना कोई सही लिखे होंगे एसेट, कुछ गलत लिखे हुए होंगे, वो एसेट नहीं होंगे, इसने गलती से यहाँ पे डाल दिया होगा, आपको उसको ठीक करना है। तो सिंपल है, इसको हम ऐसा कर लेते हैं कि जो एसेट है उसके आगे हम एसेट लिख लेंगे, जो लाइबिलिटी है उसके आगे हम लाइबिलिटी लिख लेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले इसने लिखा हुआ है कि जनाब आपके पास क्या है, लोन, लोन फ्रॉम के जोन्स, लोन हमने लिया हुआ है, लोन फ्रॉम के जोन्स, के जोन से लोन लिया हुआ है, के जोन से लोन लिया हुआ है हमने। तो यार देखो, के जोन से अगर लोन लिया हुआ है ना भाई मेरे, तो ये लाइबिलिटी है, क्योंकि मुझे, मैंने किसी और से पैसे लिए हुए, जैसे असलम भाई से पैसे लिए हुए थे, ऐसे के जोन से लिया हुआ है। इसी तरह बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया, देखो अभी हमने बात बैंक ओवरड्राफ्ट की डिटेल में डिस्कस की है कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ये वाला केस जो हमारे पास है, 5,000 रखे हुए थे, 6,000 निकालिए तो 1,000 से ओवरड्राफ्ट हो गया, ये बैंक की क्या हो गई मेरे ऊपर, लाइबिलिटी हो गई, ये मुझे वापस करना है यार पैसे, ये लाइबिलिटी है, तो इसलिए मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ पे आके भी लाइबिलिटी लिख दूंगा। फिर उसके नीचे उसने दिया हुआ ट्रेड रिसीवेबल। अब यार देखो, ट्रेड रिसीवेबल ये कौन होता है, हमने अभी बात पढ़ी है, ऊपर भी हमने कहा था यार ट्रेड रिसीवेबल कौन है, ये अगर आप यहाँ पे देखो, ये हमारे कस्टमर्स हैं, एसेट है, तो ये यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा। वेयर हाउस, कंपनी का वेयर हाउस होता है जहाँ पे हम सामान रखते हैं, माल वाल रखते हैं, ये वेयर हाउस होता है, तो ये भी आपका एसेट होगा। ऑफिस फर्नीचर भी आपका एसेट होगा, मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ दो एंट्रीज इसने गलत की हुई है, ये जो ऊपर की शुरू की हुई थी रेड से मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, एसेट को ब्लू से लिख देता हूँ, लाइबिलिटीज को हम रेड से लिख देते हैं, ठीक है। अब लाइबिलिटी के सेक्शन में सबसे पहले आ जाओ, देखो डिलीवरी वैन लिखा हुआ है, यार वैन तो एसेट रिसोर्स है, एसेट है ये, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, एसेट। ट्रेड पेबल, पेबल कौन होता है भाई, अभी हमने ऊपर बात की है, ये पेबल था, पेबल था, पेबल कौन होता है, सप्लायर होता है, जिसको पैसा देना पड़ता है, ठीक है, इससे हमने उधार पे चीज ली हुई है, क्रेडिट पे चीज ली हुई है, उधार पे, तो ये मेरी क्या होती है, लाइबिलिटी, सॉरी इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये मेरी लाइबिलिटी हो गई। कंप्यूटर इक्विपमेंट, कंप्यूटर इक्विपमेंट यार, कंप्यूटर, ये देखो ऊपर अभी हम कर चुके हैं, ये सारी चीजें ऊपर कर चुके हैं, देखो कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, मेरा एसेट है, ठीक है। मशीनरी, मशीनरी भी मेरा एसेट है। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड का मतलब क्या है यार, ये जो टीएलएस में नीचे ऑफिस में उमेर भाई बैठे हुए हैं ना, इनकी ड्रॉ में जितना पैसा रखा हुआ है ना, ये कैश इन हैंड होता है, ठीक है, कैश इन हैंड, ठीक है। तो ये भी क्या होता है आपका, एसेट होता है भाई, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक के क्वेश्चंस हो गए हैं, चलो इसको भी साथ साथ कर लेते हैं, 1.6 आखिरी कर लेते हैं, बस लास्ट लास्ट ये है, उसके बाद इंशाल्लाह हम अगले क्वेश्चन से शुरू करेंगे अगली क्लास में। अच्छा, ये भी आपसे वही कहते हैं कि कौन सा रॉन्ग हेडिंग है, तो यहाँ पे भी हम वही सेम रूल लगा लेते हैं, जो सही है उसको हम क्या कर लेते हैं, ब्लू से लिख लेते हैं, जो गलत है उसको हम, बल्कि एसेट को हम ब्लू से लिख लेते हैं और लाइबिलिटी को रेड से लिख लेते हैं। कैश एट बैंक, बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, एसेट होता है भाई। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, ये फिक्सचर एंड फिटिंग क्या है यार, ये जो पंखे वंखे लाइट्स ये सब चीजें लगी ना, फिक्सचर एंड फिटिंग कहलाती है, इसको हम एसेट कह देते हैं। ट्रेड पेबल, पेबल अभी हमने बात की थी, पेबल कौन होता है यार, सप्लायर होता है, पेबल कौन है, सप्लायर, सप्लायर को पैसा देना पड़ता है, ठीक है, क्रेडिट पे माल उठाया हुआ है, तो ये क्या होगा हमारे पास, इसको हम कह देंगे ये लाइबिलिटी है। प्रेमिसेस, प्रेमिसेस क्या होता है, वो जगह जहाँ पे हमने कोई चीज़ लोकेट की है उसको हम प्रेमिसेस कहते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम कह देते हैं प्रेमिसेस, तो प्रेमिसेस भी मेरा एसेट होता है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या चीज़ है, इन्वेंट्री मैंने आपको बताया कि जो रीसेल के लिए हमने चीज़ ली हुई होती है उसको हम इन्वेंट्री कहते हैं, जैसे फर्नीचर वाला अगर फर्नीचर खरीदता है इन्वेंट्री, गाड़ी वाला गाड़ियाँ खरीदता है तो वो उसकी इन्वेंट्री है, और एसी वाला एसी खरीदता है वो उसकी इन्वेंट्री, लैपटॉप वाला लैपटॉप खरीदता है तो वो उसकी इन्वेंट्री, तो ये भी एसेट है। ट्रेड रिसीवेबल कौन होते हैं, अभी हमने बात पढ़ ली, ये हमारे कस्टमर्स होते हैं, ठीक है भाईजान, कस्टमर्स, इनसे पैसे लेना होते हैं, तो ये भी हमारे एसेट हैं। कैपिटल तो ऐसे ही
उसने दे दिया, कैपिटल तो यहाँ आता ही नहीं, कैपिटल तो अलग चीज़ है, ठीक है। अच्छा जनाब इधर आ जाओ, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है भाई? लाइबिलिटी, ये वही वाली बात है जो अभी बता चुका हूँ। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट यानी कि मशीनरी वगैरह, ये क्या है भाई? एसेट। कंप्यूटर भी एसेट है। लोन फ्रॉम, फ्रॉम लिया हुआ है, देखो मैंने आपको बात बताई थी ना फ्रॉम वाली। लोन फ्रॉम, अच्छा, लोन फ्रॉम वाली ने बताई, फ्रॉम लोन लिया हुआ है हमने, बिल्डिंग सोसाइटी से लोन लिया हुआ है, ये भी हमारे पास क्या होता है? लाइबिलिटी होती है, ठीक है। तो दैट्स इट, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में आप लोगों ने 1.2 करके आना है, 1.2 को हम डिस्कस करेंगे और फिर उसके आगे 1.7 से करेंगे, ठीक है। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। तो आज को यहीं पे हम स्टॉप करते हैं।